आज के इस विशेष बुलेटिन में बात होगी मिडल ईस्ट में तेजी से बदलते घटनाक्रम की, जहां हर गुजरते दिन के साथ हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसे दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय बताया है। वहीं दूसरी ओर इसराइल में इस समझौते को लेकर नई बहस छिड़ गई है और कुछ जानकारों का दावा है कि यह भविष्य में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उधर वेस्ट बैंक में हिंसा लगातार बढ़ रही है। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बैन गिविर ने फिलिस्तीनी इलाकों के खिलाफ गजा जैसी सैन्य कार्रवाई की मांग की है, जबकि इजरायली सेना और सैटेलाइट्स की कार्रवाई में कई फिलिस्तीनियों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा गहरा हो गया है। इसी बीच एक नई रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि ईरान इजरायली हमलों में क्षतिग्रस्त अपने मिसाइल ठिकानों, सैन्य अड्डों और रणनीतिक ढांचों का तेजी से पुनः निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से यह भी कहा गया है कि कई भूमिगत ठिकानों को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है, जिससे इजराइल की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं इजरायली मीडिया की एक दूसरी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कुछ संवेदनशील उपकरणों को पहले से अधिक सुरक्षित भूमिगत ठिकानों पर स्थानांतरित कर रहा है। हालांकि इन दावों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन खबरों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जबकि ईरानी मीडिया ने कई शहरों पर मिसाइल हमलों का दावा किया है। रेड सी में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला है और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दे दी है कि यदि हालात नहीं संभले तो पूरा क्षेत्र एक बड़े संकट की ओर बढ़ सकता है। अब रुख करते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिका और सऊदी अरब ने शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री प्रिंस राइट ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता बायलैटरल सेफगार्ड एग्रीमेंट भी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और यह समझौता केवल शांतिपूर्ण और असैन्य सिविलियन परमाणु कार्यक्रम के लिए है। उन्होंने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि इसमें ऐसे कड़े सुरक्षा प्रावधान शामिल हैं जिनमें परमाणु तकनीक का उपयोग किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार कार्यक्रम में नहीं किया जा सकेगा। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार यह समझौता दोनों देशों के बीच ऊर्जा, उन्नत तकनीक, निवेश और एक्सपर्ट्स के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। साथ ही परमाणु सुरक्षा, न्यूक्लियर सेफ्टी और अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा। दोनों देशों ने इस समझौते को अमेरिका सऊदी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बैन गिविर ने शुक्रवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी शहरों और गांवों के खिलाफ गजा के बैत हनून जैसी सैन्य कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में जिन फिलिस्तीनियों पर इजरायलियों पर हमले का आरोप है, उनके इलाकों के साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे गजा के बैत हनून में किया गया है। बैन गिविर ने कहा कि वे इजरायली सेना से ऐसे फिलिस्तीनियों और उनके समर्थकों के घरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी करने की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर इजरायली की मौत की कीमत दुश्मन को अपनी ज़मीन और घर खोकर चुकानी होगी। ये बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें उत्तरी वेस्ट बैंक के नाबलूस के पास इसे टेल इलाके में इजरायली सेना और सैटेलाइट्स की कार्रवाई में 4 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं इजरायली मीडिया के अनुसार हवाद गिलात नामक एक अवैध इलीगल इलाके के पास हुई गोलीबारी में एक इजरायली सैटेलाइट्स की भी मौत हुई है और 3 अन्य घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और सैटेलाइट्स की कार्रवाई में 86 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 21 लोगों की मौत सैटेलाइट्स के हमले में हुई है। अक्टूबर 2023 में गजा युद्ध शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में हिंसा लगातार बढ़ी है, जिसमें अब तक 1100 के आसपास फिलिस्तीनी मर चुके हैं और लगभग 24,000 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
उधर इसराइल और पश्चिमी देशों के अधिकारियों के हवाले से आई एक नई रिपोर्ट में दावा ये किया गया है कि ईरान युद्ध में क्षतिग्रस्त हुई अपनी सैन्य और रणनीतिक संरचनाओं का तेजी से पुनः निर्माण कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान भूमिगत मिसाइल ठिकानों, पुलों, मिसाइल उत्पादन इकाइयों और बंदरगाहों की मरम्मत तेजी से कर रहा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों में कई स्थानों पर दोबारा निर्माण कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा यह गया है कि पश्चिमी ईरान के एक मिसाइल बेस के क्षतिग्रस्त सुरंग प्रवेश द्वार और सड़कों को कुछ ही हफ्तों में फिर से तैयार कर दिया गया है। वहीं इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त एक पुल की मरम्मत भी कुछ दिनों के भीतर पूरी कर ली गई है। जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरों में कैस्पियन सागर के बंदरगाह बंदर अंजलि स्थित IRGC से जुड़े एक शिपयार्ड में भी पुनः निर्माण के संकेत मिले हैं। पूर्व इजरायली वायु एवं मिसाइल रक्षा कमांडर रान कोखाव ने कहा कि इजराइल के पास अपने सैन्य ढांचे को दोबारा खड़ा करने और मिसाइल भंडार करने की मजबूत क्षमता है। वहीं कुछ इजरायली सैन्य अधिकारियों ने निजी तौर पर चिंता जताई है कि कई हवाई हमलों में भूमिगत मिसाइल ठिकानों के केवल प्रवेश द्वार नष्ट हुए थे, जबकि अंदर मौजूद सुविधाएं और हथियार सुरक्षित रह गए। उनका कहना है कि ईरान अब उन ठिकानों को फिर से एक्टिव कर रहा है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता अपेक्षा से कहीं तेजी से बहाल होती दिखाई दे रही है। हालांकि इन दावों पर ईरान की ओर से कोई ऑफिशियली तौर पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और स्वतंत्र रूप से इन सभी दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। दूसरी ओर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में शुक्रवार को इजरायली सेना और सैटेलाइट्स की अलग अलग कार्रवाइयों में 5 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 4 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार उत्तरी वेस्ट बैंक के नाबलूज के दक्षिण पश्चिम स्थित तैल इलाके में इजरायली सेना और सैटेलाइट्स के हमले में 4 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इजरायली सैटेलाइट्स ने फिलिस्तीनी घरों पर हमला किया और 2 मकानों पर गोलियां चलाईं। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि हवात गिलात नामक अवैध बस्ती के पास इजरायलियों पर हुए हमले के बाद सैनिकों को इलाके में भेजा गया है और नाबलूज तथा तैल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इजरायली मीडिया के अनुसार इस घटना में एक इजरायली सैटेलाइट्स की भी मौत की खबर सुनी गई है और 3 अन्य इसमें लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी बीच पूर्वी यरूशलेम के शुआफात शरणार्थी शिविर के चेक पोस्ट पर गुरुवार शाम इजरायली सेना की गोलीबारी में घायल हुए 47 वर्षीय खलील रशाद हमीद अल रशक की भी मौत हो गई। यरूशलेम गवर्नमेंट का कहना है कि इजरायली अधिकारियों ने अब तक उनका शव परिजनों को नहीं सौंपा है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 2026 की शुरुआत से अब तक वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और सैटेलाइट्स की कार्रवाई में 86 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 65 लोग इजरायली सेना और 21 लोग सैटेलाइट्स के हमलों में मारे गए हैं। एक और खबर ये भी सामने आई है कि इजरायली अखबार इजराइल हायोम ने एक विश्लेषित प्रकाशित करते हुए कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुआ असैन्य परमाणु सहयोग समझौता भविष्य में इजराइल की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। अखबार के अनुसार दुनिया का ध्यान इस समझौते के व्यापक प्रभावों पर है, लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी चिंता अब भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बनी हुई है। रिपोर्ट में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह दावा किया गया है कि ईरान ने अपने कुछ सेंट्रीफ्यूज नातांज के पास स्थित पीक एक्स माउंटेन यानी कुह कोलाइन गजला के भीतर बने एक अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत परिसर में स्थानांतरित करने शुरू कर दिए हैं। बताया गया है कि यह सुविधा मोटी कंक्रीट की परतों से सुरक्षित है और ईरान के अन्य परमाणु ठिकानों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित मानी जाती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल इस नए भूमिगत केंद्र में परमाणु गतिविधियां शुरू होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके बावजूद आशंका ये जताई जा रही है कि भविष्य में इसका इस्तेमाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अखबार का कहना है कि इस जानकारी को सार्वजनिक करने का उद्देश्य अमेरिका का ध्यान ईरान के परमाणु कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना है और वाशिंगटन पर तेहरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दबाव बनाना हो सकता है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है और ईरान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शुक्रवार तड़के अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये क्षेत्र में लगातार 13वीं रात थी जब दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई जारी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लाल सागर में जहाज़ों पर हुए हमले से हुए नुकसान की भरपाई ईरान की जब्त संपत्तियों से की जाएगी और ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी।
ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिकी मिसाइलों ने दक्षिण पश्चिमी शहर अहवाज, ओमिदियह, बंदर अब्बास और केशम द्वीप के आसपास कई स्थानों को निशाना बनाया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी की उन क्षमताओं को कमजोर करना है जिन्हें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए खतरा मानता आया है। इससे एक दिन पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले किए थे, जिसके बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी थी कि क्षेत्र की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है और हर नया सैन्य कदम तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है।